जय हिंद, जय श्री श्याम कॉलेज ऑफ ग्रुप में आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं भरत सिंह श्री श्याम बीएड कॉलेज की बीए बीएड बीएससी बीएड की थर्ड ईयर क्लास में आज विद्यालय में आयोजित औपचारिक गतिविधियों एवं जेंडर का समाजीकरण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये रेडियो बीएससी है। विद्यालयों में आयोजित औपचारिक गतिविधियों एवं जेंडर का समाजीकरण। तो पिछली क्लास में हमने समाजीकरण के बारे में पढ़ा था। अब हम विद्यालयों में आयोजित होने वाले जो भी प्रोग्राम गतिविधियां हैं उनमें जेंडर की कैसे समाजीकरण होता है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें जो औपचारिक गतिविधियां जेंडर का समाजीकरण करती हैं उसके लिए जो विद्यालय की जो मुख्य औपचारिक गतिविधियों की जो होते हैं, नंबर 1 विद्यालय का लड़कियों को लड़कियों को घरेलू भविष्य के साथ जोड़ने का कार्य। घरेलू भविष्य के साथ जोड़ने का कार्य। पहले पॉइंट हमारा है कि विद्यालय वो लड़कियों को घरेलू भविष्य के साथ जोड़ने का। घरेलू भविष्य यानी हम बात करेंगे कि अनेक समाजशास्त्रियों ने बहुत सारे अध्ययन किए हैं जेंडर संबंधित और विद्यालयों संबंधित। तो जेंडर की जो भूमिका है उसमें विद्यालय का लड़कियों को घरेलू भविष्य के साथ जोड़ने के लिए जो ये बात बताई है, मुखोपाध्याय ने अपने अध्ययन में बताया कि अधिकतर लड़कियों को विद्यालय में विज्ञान शाखा की कमी होती है। जो लड़कियों के स्कूल होते हैं उनमें विज्ञान शाखा नहीं है, आर्ट्स के होते हैं ज़्यादातर। उनमें भी गृह विज्ञान ये उनके लिए रखे जाते हैं। तो लड़कियों को अधिकतर विद्यालय की विज्ञान जो शाखा की कमी होती है उन्हें सह शिक्षा वाले विद्यालय में प्रवेश लेने पर मजबूर किया जाता है या बल डाला जाता है, जिससे उन्हें विद्यालय में जो विज्ञान शाखा है वहीं उन पर लड़कों को लैब में ज़्यादा मौका दिया जाता है, शोध कार्य में ज़्यादा दिया जाता है, लड़कियों को कम। और ऐसे ही सुविधाओं की तुलना में वो जो अगर मिलती है तो नाम मात्र मिलती है, लड़कियों को मौका कम मिलता है। ज़्यादा इसका फायदा लड़के उठाते हैं क्योंकि पुरुष प्रधान माना जाता है। और नंबर 2 पाठ्य पुस्तकों द्वारा सामाजिक लिंक तैयार करना। पाठ्य पुस्तकों द्वारा सामाजिक लिंक तैयार करना। नंबर 2 पाठ्य पुस्तकों द्वारा लिंक क्या करना। पाठ्य पुस्तकें भी लिंक तैयार करती है कि पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी ही बढ़िया तरीके से यह बताया जाता है कि किस कार्य को एक बालक यानी लड़का और लड़की किस प्रकार से काम करते हैं। इसमें सामाजिक लिंक तैयार किया जाता है, जैसे कहानी के जरिए चित्रों के माध्यम से और काम का बंटवारा महत्व अलग अलग बताया जाता है कि लड़कियां रसोई का काम करती हैं, अन्य लड़कियों वाले वो ये काम करती हैं, लड़के अपने सिस्टम से काम करते हैं। ये चित्रों के कहानियों के माध्यम से जो पुस्तकों में बताया जाता है। और यह भी बताया जाता है, यह नहीं बताया जाता कि लड़के ही घरेलू काम नहीं कर सकते, लड़कियां ही घरेलू काम करती हैं। तो यहाँ पर एक पुरुष
उन सभी कामों को कर सकता है, निपुण हो सकता है, पर उन्हें मौका नहीं, सिर्फ लड़कियों को ही मौका इसमें दिया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे लिंग भेद में, तो कोई भी काम हो वहाँ पर भी लड़कियों को ही अलग सिस्टम से रखा जाता है और लड़कों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। और दूसरा है लैंगिक भेद के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं करना। लैंगिक भेद के संदर्भ में लैंगिक भेद के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं करना। तो जातिगत भेद व धर्म आधारित भेद में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से बताया गया है, परंतु लैंगिक भेद के संदर्भ में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती, जबकि लैंगिक भेद एक ऐसा मसला है जिससे संबंधित कई अनुभव छात्र छात्राओं को पता लग जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि लैंगिक भेद में कोई चर्चा नहीं होती है। नंबर 4, पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक लिंग आधारित वास्तविकता की अभिव्यक्ति। पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक लिंग आधारित वास्तविकता की कमी। हम बात करते हैं इस पॉइंट में इसमें कि विशेष तौर पर पाठ्य पुस्तकों में जिसमें ज्ञान जिसे विद्यालयों में आधिकारिक रूप से पढ़ाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है बच्चों के सामने, का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि किस तरह से पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक लिंग भेद आधारित वास्तविकता का जो अभिव्यक्ति उसमें बताई गई है, वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो पुस्तकों में अभिव्यक्ति होती हैं और नारी तत्व तथा पुरुष तत्व आधारित व्यवहार को करने के लिए मजबूर होती हैं। नंबर 5, विद्यालयों को महिलाओं को निर्धारित भूमिका में डालने के उद्देश्य की पूर्ति। महिलाओं को निर्धारित भूमिका में ढालने के लिए उद्देश्य की कमी। उद्देश्य की कमी की पूर्ति, जैसे कि उन्हें की पूर्ति। तो महिलाओं को निर्धारित भूमिका में डालने की उद्देश्य की पूर्ति। भारतीय शिक्षा की अवधारणा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए बताया गया है कि महिलाओं की शिक्षा में, जैसे हम पुराने समय बात करें 19वीं शताब्दी में, तो पहले भी महिलाओं की बहुत आगे रखा जाता था और उनमें महिलाएं अनेक समाज सुधारक भी हुई हैं और उनमें इस समय शिक्षित लोग विवाह के लिए शिक्षित लड़कियों को तरजीह देने लगे हैं। इस तथ्य के साथ इसमें लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया जाता है और अभिभावकों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि आज डिमांड हो गई है शिक्षा की, और शिक्षा भी लड़का पढ़ा लिखा है उतनी ही लड़की पढ़ी लिखी लड़की है के बारे में
फिर लोग जागरूक होते हैं, फिर अपने लड़कियों को शिक्षा देते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में भेजा जाता है। और आज के समय में तो लड़कियों को कई भी प्रकार के नर्सिंग कोर्स हैं, टीचिंग कोर्स हैं, वो भी करवाए जाते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके और वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके। इससे यह विचार से लड़कियां भी एक दिन माँ बनती हैं और अंत में स्कूली शिक्षा ऐसी हो जाए कि वे अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से अदा करने के लिए तैयार हो सके। लैंगिक भेद को दर्शाती पाठ्य पुस्तकें। लैंगिक भेद को दर्शाती पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक भेद के लिए बहुत सारी ऐसी बातें दर्शाई गई हैं जिसमें पुस्तकीय ज्ञान को विद्यालय में आधिकारिक रूप से देखा जाता है। इनमें जो ज्ञान, सूचना, भाषा, चित्र आदि प्रयुक्त किए गए हैं वो सारे लैंगिक भेद को ही दर्शा पा रहे हैं। चाहे कोई अक्षर किताब उठा के देखो, उसमें देखते हैं कैसी चीज़ें हमें मिलती हैं। पाठ्य पुस्तकों में पुरुष नेताओं को ही दर्शाना। पाठ्य पुस्तकों में पुस्तकों में पुरुष नेताओं को ही दर्शाना। तो अब विद्यालय आधारित औपचारिक शिक्षा में बात करें तो पाठ्य पुस्तकों में पुरुष नेताओं को ही महत्व दिया गया है। और जैसे राज्य का शासन आधारित पाठ्य पुस्तकों में उसकी समझ विकसित करने के लिए जिस शख्सियत को बहुत अधिक दमदार होते हैं उन्हें वहाँ पर दिखाया जाता है, और जो शासन के गैर जिम्मेदार व्यवहार करते हैं, जो विरोध करते हैं, ऊंची बुलंद आवाज में मांग करता है, वह पुरुष नेता होता है। जहाँ यह भी एक जेंडर भेद होता है। और क्या राजनीतिक सम्मेलनों, सरकारी विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं को या छात्र छात्राओं की जो अलग अलग तस्वीर नहीं दिखाई जाती, यह भी एक चिंतनीय है क्योंकि ज़्यादा आगे पुरुषों को ही रखा जाता है। पुरुषवादी विचारधारा की अधिकता। पुरुषवादी विचारधारा पुरुषवादी विचारधारा अधिकतर पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करने पर यह देखा जाता है कि औपचारिक विद्यालय पाठ्य पुस्तक में पुरुषवादी विचारधारा को ही अधिक दिखाया जाता है। महिला पक्ष की वहां पर उपेक्षा की जाती है। जेंडर के अनुसार विश्व का विभाजन। जेंडर के अनुसार विश्व का विभाजन। जेंडर के अनुसार जो लड़के या लड़कियां हैं उनके लिए अलग अलग विषय रखे गए हैं। जैसे लड़कियां हैं तो उनके लिए कटाई, बुनाई, सिलाई और गृह विज्ञान, ये सी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो लड़के हैं उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान, टाइपिंग का, पेंटिंग का आदि का ज्ञान वहाँ पे दिया जाता है। तो ये जेंडर अनुसार विषयों का विभाजन होता है। और इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि विद्यालयों में आयोजित औपचारिक गतिविधियों में जेंडर की जो समाजीकरण है वो है विद्यालय का लड़कियों घरेलू भविष्य के साथ जोड़ने का कार्य, पाठ्य पुस्तकों द्वारा लिंग भेद तैयार करना, लैंगिक भेद के संदर्भ में कोई चर्चा न करना, पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक भेद आधारित वास्तविकता की व्यक्ति, महिलाओं को निर्धारित भूमिका में ढालने की जैसे विकृति और लैंगिक भेद को दर्शाते
नेताओं को ही दर्शाना और पुरुषवादी विचारधारा जेंडर के अनुसार विश्व का विभाजन, ये थे हमारे औपचारिक रूप में जेंडर समीकरण। आप अगर आपको विद्यालय में आयोजित अनौपचारिक गतिविधियों एवं जेंडर का समाजीकरण। पहले था औपचारिक, अब यहाँ पे अनौपचारिक। तो यहाँ पे बात करते हैं अनौपचारिक की। तो अनौपचारिक में जो विद्यालयों में आयोजित अनौपचारिक गतिविधियाँ जेंडर का जो समाजीकरण करने वाली है वो निम्न प्रकार से है। कक्षाओं में 2 मॉनिटर नियुक्त करना। कक्षाओं में 2 मॉनिटर बनना। अगर कक्षा एक कक्षा है उसमें हम कक्षा के अनुशासन बनाए रखने के लिए, सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए और उसमें हम मॉनिटर की व्यवस्था करते हैं। तो उसमें लड़के और लड़कियों की दोनों की सह शिक्षा की क्लास है, तो उसमें 2 मॉनिटर बना दिया जाता है, एक लड़कों की तरफ से एक लड़कियों की तरफ से। लड़की है वो लड़कियों को दिशा निर्देश नहीं देते और लड़कियां हैं वो लड़कों को दिशा निर्देश नहीं देती, वो अपने अपने सिस्टम में चलते हैं। तो सब ये हम देख पा रहे हैं सह विद्यालय में सभी कक्षाओं में 2 मॉनिटर नियुक्त किए जा रहे हैं, एक लड़का दूसरी लड़की। ऊपरी तौर पर दिखावा होता है कि हाँ ये बहुत अच्छा काम है, पर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि छात्र मॉनिटर लड़कों की कमी को भी किसी प्रकार का वो आदेश नहीं दे सकती और लड़के हैं वो लड़कियों के लिए नहीं दे पाते। और हालांकि इस प्रकार के जो सिस्टम में जो ये नियम सख्ती से लागू हो तो लंबी भी बढ़ती जाती है। तो चाहे वो लड़की है तो उसे प्राथमिकता देनी चाहिए, उसे आगे बढ़ने के लिए, नेतृत्व करने के लिए मौका देना चाहिए। कोई दिक्कत आती है तो उसकी से हेल्प करनी चाहिए। नंबर 2, लड़के व लड़कियों का अलग अलग पंक्ति में लड़के व लड़कियों का अलग अलग पंक्तियों में बैठना। प्राथमिक शिक्षा की प्रारंभिक क्लास में लड़के और लड़कियां इकट्ठे बैठाए जाते हैं और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको लड़कों को अलग लाइन बना दी जाती है, लड़कियों को अलग बना दी जाती है, उसकी बैठने की व्यवस्था अलग अलग कर देते हैं। उसमें बेंचें भी अलग अलग लगवा दी जाती हैं। तो छोटी कक्षाओं में तो सिस्टम ठीक चलता है, पर बड़े लड़कियों में जैसे भी होते हैं तो अलग अलग बेंचें में अलग अलग बैठते हैं। अगर कोई लड़का अनुशासन तोड़ता है तो लड़की वाला लाइन में उठाकर उनको शर्मिंदा किया जाता है और इसलिए लड़के अनुशासन बना रहे, तो ऐसी सोच होती है, ऐसे सिस्टम से चलते हैं। तो अगर ऐसी भी बात हम देखें तो प्रार्थना सभा में भी, प्रार्थना सभा का जो प्रोग्राम होता है उसमें लड़कियों की लाइन अलग बनाई जाती है और लड़कियों की लाइन अलग बनाई जाती है, लड़कियों का सिस्टम अलग रखा जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कि जो लड़के लड़कियों के अलग अलग सिस्टम है और इसके अलावा लड़के लड़कियों के रोल नंबर अलग होते हैं। कि पहले लड़कियों के रोल नंबर तो लड़कों के बाद में अलग है या पहले लड़कों के बाद लड़कियों के अलग है। तो ये कोई चक्कर नहीं होता कि कोई कहीं आए क्या सिस्टम जाए, समानता नहीं होती इस सिस्टम में। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो ऐसा विभाजन है एक बालक पर जो प्रभाव दिखाता है उसे उसका व्यक्तित्व का वो हिस्सा बन जाता है। प्रार्थना सभा में लड़के व लड़कियों की अलग अलग पंक्तियां भी इसी चीज़ को दर्शा पा रही हैं। और एक बात और होती है जो नैपकिन्स होते हैं वो जो किशोरी नैपकिन्स के बंटवारे का जो आयोजन होता है वो ओनली गर्ल्स स्कूल में अलग होता है और अगर लड़कों वाले स्कूल में सह शिक्षा वाले में है तो लड़कियों को धीरे से उसे अलग से ऐसे तरीके से खूबसूरत तरीके से दिखाया जाता है, बताया जाता है। बाकी ऐसी कोई वो चर्चा नहीं होती। तो
ये भी एक कारण है। दूसरा कि बालक बालिकाओं का अलग अलग खेलना, 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 बच्चे अपने रुचि के अनुसार खेलते हैं कोई बात नहीं है, पर लड़कों का खेलना लड़कियों के साथ नहीं होता है, लड़कों को अलग खिलाया जाता है, लड़कों को अलग खिलाया जाता है। तो ये भी एक विविधता जो कारण है जो विद्यालय में अनौपचारिक रूप से गतिविधियाँ होती है उनमें जो आयोजन करवाए जाते हैं। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारे 5 पॉइंट आए हैं जो विद्यालय में आयोजित अनौपचारिक गतिविधियों के एजेंडों के समाचार करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि विद्यालय में लैंगिक भेदभाव को दूर करने में शिक्षक की भूमिका। अब इसमें लैंगिक भेदभाव को दूर करने में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका। लैंगिक भेदभाव से एक अध्यापक कैसे मिटा सकता है, तो उसमें हमें क्या करें कि महान स्त्रियों का नंबर महान का वर्णन। एक ऐसे अध्यापक को अगर लैंगिक भेदभाव को दूर करना है तो ऐसी जो महान स्त्री पुराने समय में हुई है उनका वर्णन करना चाहिए, उन्हें बढ़ाना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए कि जैसे लक्ष्मीबाई थी, सरोजिनी नायडू है, और सती अनुसुईया है, गार्गी है, सबरी है, आदि के बारे में बच्चों को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि वह लैंगिक भेदभाव दूर हो सके। वो स्त्री होते हुए इतना ऐसा किया, वो ऐसी स्थिति उन्होंने संभाली जिसके हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो जो भी लड़कियां हैं और जो लड़के हैं उनमें भी ऐसी भावनाओं का आगे विकास होगा। दूसरा है स्त्रियों की योग्यता का अधिक उपयोग। स्त्रियों की योग्यता का अधिक उपयोग। स्त्रियों की जो योग्यता है, शिक्षक को विद्यालय में छात्राओं की योग्यता का सर्वाधिक उपयोग करना चाहिए। इससे सिद्ध हो सकता है कि छात्रों से अधिक योग्यता होती है। इसके साथ साथ छात्रों में जो भी प्रतिभाएं पाई जाती हैं उसमें विकास की व्यवस्था भी एक शिक्षक को अपने ऊपर लेनी चाहिए। स्त्रियों की प्रतिभाओं की जो विकास है उसके उपयोग में सभी पूर्वाग्रह रूढ़ियां हैं उसे समाप्त कर सकेंगी। स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान, ये भी लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए शिक्षक ये भी कर सकता है कि वो चाहे अपने घर से शुरुआत करे, जो अपने घर में उसकी जो स्त्रियां हैं उनको भी मान सम्मान दे, बाहर भी आदर प्रस्तुत करे, जो भी समाज में स्त्रियां हैं उनके लिए अपना आदर सम्मान रखे। और तो इससे समाज में स्त्रियों को पुरुषों से कम सम्मान दिया जाता है और इसके क्योंकि समाज में पुरुष प्रधानता मानी जाती है और पुरुष की प्रधानता के कारण अनेक होते हैं कि नारी शक्ति कमजोर होती है, नारी में बुद्धि कम होती है, अभाव होता है, या नारी में जो अप्रतिभा की भावना देखी जाती है। तो एक शिक्षक को इन सभी पूर्वाग्रहों को मिटा देना चाहिए, त्रुटियों को खत्म करना चाहिए और स्वयं अपनी पत्नी को ही समाज में सम्मान देना चाहिए। एक महिला शिक्षिकाओं को भी सम्मान प्रदान करना चाहिए और इससे अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरित होंगे और स्त्रियों को भी सम्मान मिलेगा और लिंग संबंधी पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता को भी दूर किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण का विकास। अगला है महिला
महिला सशक्तिकरण का विकास है। लिंग संबंधी पूर्वाग्रहों एवं रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए शिक्षक को महिला संबंधी जो सशक्तिकरण की भावना को सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। स्त्रियों के प्रति समाज में होने वाले अन्याय, विरोध जो भी का प्रयास है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। स्त्रियों को भी इस तथ्य से अवगत कराना चाहिए कि पुरुषों में से वो स्त्रियाँ वो कम नहीं है पुरुषों से, और पुरुष की बातें सभी कार्य वो कर सकती है जो पुरुष करते हैं, वो स्त्री भी अच्छा प्रदर्शन के साथ कर सकती है। और इसमें लिंग संबंधी सभी जो पूर्वाग्रह रूढ़िवादी हमारी जो धारणाएं चली आ रही है वो समाप्त हो जाएंगी। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा के लिए एक शिक्षक को प्रोत्साहन देना चाहिए। जब अगर विद्यालय में बालिका नहीं आ रही है तो ऐसे अभिभावकों से संवाददाता से उनको मिलना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, क्यों नहीं जा रही है, क्या कारण है, क्यों विद्यालय नहीं भेज रहे, कोई दिक्कत आ रही है, उसको सुन करके उसकी समस्या का समाधान करके एक बच्चे को विद्यालय में आने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे बालिका की शिक्षा पूर्ण होगी और वो अच्छे से अपने पैरों पर शिक्षित होकर के खड़ी हो सकेगी और पुरुषों के समान ही वो काम कर सकेगी और ऐसे उन्हें मौका मिलेगा। स्त्रियों की महानता के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करना, स्त्रियों की महानता के संबंध में स्त्रियों महानता के संबंध में स्त्रियों की जो महानता की जो बात हुई है तो उसमें भी ऐसे जो सामान्य भेदभाव हो रहे हैं उसके कारणों को जान करके जो जिसके कारण से सम्मान नहीं मिलता है, इसके लिए शिक्षक को स्त्रियों की शक्ति के रूप में धार्मिक ऐतिहासिक प्रमाण देने चाहिए। जैसे सीता राम, राधे श्याम, जो ये हमारे पुराने समय से प्रसिद्ध शब्द आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सीता है वो एक स्त्री है और ये राम है जो पुरुष है, राधे है वो स्त्री है और श्याम वो पुरुष है। तो यहाँ पर जो बात आई है वो ये है कि यहाँ पर भी बराबर ही नहीं, पुरुष से आगे का दर्जन दिया गया है, पहले सीता पहले राधा, तो ये नाम राम श्याम से पहले आए हैं, यानी उन्होंने आगे रखा है, तभी तो ये आ गया सीता राम राधे श्याम। इसमें यही भावना आती है कि ये महान होने के प्रमाण है कि वो स्त्रियाँ कभी भी पीछे पुरुषों से नहीं थी। ये हमारी आज के समय की रूढ़िवादिता सोच ने कर दिया है। आगे आता है पुरुष व स्त्री के प्रति समन्वित दृष्टिकोण, पुरुषों और स्त्री के बीच प्रति समन्वित दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का विकास, दृष्टिकोण का विकास। तो शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि वह समाज में नारी एवं पुरुष के तरह के सह अस्तित्व को बनाए रखें, जिससे कि समाज यह समझ सके कि नारी के अभाव में संसार के